बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रेगुलर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पे देखें या हम नेशनल लेवल पे देखें तो मुख्तलिफ डेवलपमेंट सामने आ रही है। ऐसे में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 27वीं तरमीम की गूंज है। वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ी गूंज न्यूयॉर्क से उठती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर मुस्लिम ज़हरान ममदानी पहले एक मेयर बन चुके हैं और ख़ास करके उनकी जो काविशें हैं जिसपे उन्होंने निचले तबके के लोगों को ऊपर लाने की बात की है, तो सबसे पहले तो उनको भी मुबारकबाद देंगे कि वो मेयर मुंतखब हुए हैं न्यूयॉर्क के। साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी कुछ बातें की हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 27वीं तरमीम के हवाले से है। 27वीं तरमीम के हवाले से खास करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त पार्लियामेंट से जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से मंजूरी के मामले पर इत्तफाक राय से स्पीकर कौमी असम्बली को कुछ अहकामात भी जारी किए हैं। यह अहकामात क्या होंगे, किस तरीके से 27वीं तरमीम के मामला आगे बढ़ेंगे, 30 नवंबर से पहले 27वीं जो तरमीम है उसके मामला देखने में आ रहे हैं। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम आईनी बिल 7 नवंबर को सेनेट के इजलास में पेश किया जा रहा है और किस तरीके से वोट कास्ट किया जाएगा, किस तरीके से वोटिंग होगी। हिमायती हवाले से देखें तो इस वक्त 224 हमें हिमायत के अंदर वोट नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है 27वीं तरमीम का होना। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा काशिफ जंजुआ साहब, तजियाकार हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया। राजा काशिफ साहब, किस तरीके से देखते हैं, खास करके देख रहे हैं 27वीं तरमीम का मामला है, तमाम सियासी पार्टियों में हलचल नजर आ रही है। जी बुनियादी बात यह है, अगर हम देखें इसको जरा इन डेप्थ हम देखें, तरामीम जो होती हैं, पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती रही कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना। 23 मार्च 1956 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लाए, उससे पहले तो हमारे पास कानून था नहीं। और हमने सबसे बड़ी जो गलती की थी उस दौर में, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हम ले आए करारदाद मकासद। तो आप मुझे अंदाजा लगाएं कि 49 में जब हम करारदाद से मकासद लाए और 56 तक, यानी 6-7 साल आप लगाएं, मुल्क किसके ऊपर चल रहा था? एक करारदाद के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या संजीदगी होगी चीजों की। अब उसके बाद हम कह रहे हैं 62 का कानून तो एक हम आमराना कानून भी कह दें, लेकिन उसके बाद 73 को हम जिसको मुत्तफिका कहते हैं, अगर हम उसकी तरफ देखें तो अब कभी 18वीं तरमीम, कभी कोई तरमीम, जिस तरीके से तरामीम आ रही हैं, अच्छी बातें होनी चाहिए, कोई शक नहीं है, लेकिन डिबेट के लिए चीजें पहले भी सामने आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है और हम मीडिया पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसकी, मतलब अफवाहों की हद तक चीजें चल रही होती हैं। हमें नहीं पता उसमें क्या चीजें होंगी। अफवाहों के अंदर तो यह है कि ये भी होगा, वो भी होगा, लेकिन बहरहाल अगर उससे कोई पॉजिटिव चीज जन्म लेती है तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि कोई भी तरमीम आती उसूलन वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए और आने से पहले उस पर डिस्कशन होता है। तरमीम अचानक तो नहीं आ जाती ना। 18वीं तरमीम जब लाए आपने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया और उसका नतीजा अगर आप देख लें, कराची में जो दी लियाकत नेशनल लाइब्रेरी के हालात देख लें, जो वफाक से सूबों को जो चीजें ट्रांसफर हुई, जिना अस्पताल, बहुत सारी चीजें थी, उन सब का सूबों ने कितना बेहतर ख्याल रखा, क्या नहीं रखा। मुझे लगता है वो हमें लॉस ज्यादा हुआ प्रॉफिट की जगह। कई महकमे सूबों के पास चले गए। तो तरमीम कोई भी हो, उसके इफेक्ट्स जो होते हैं ना, कि वो क्या रिजल्ट देगी, वो उसके आने के बाद आता है। अच्छा, जो उसके असरात होते हैं वो फिर अच्छे हों या बुरे हों, वो बाद में पता चलते हैं जी। तो ठीक हो गया, ये भी एक तरमीम है अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट है ना हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस का तरीका है, वो लॉ का जो हमारी लॉ गवर्नेंस एंड लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है। आप देख लें, सीरिया देख लें, दुनिया के कितने मुल्क देख लें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन तो आते जाते रहे, बदल रहे होते हैं। और यही फर्क है पाकिस्तान में बाकियों में, यहाँ पे कम से कम एक आइन मौजूद है और लेकिन उसमें बहुत सारी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन जो असल कानून साजी है, हमारे पास साइबर क्राइम के इश्यूज हम पीका तो ले आए, लेकिन टिकटॉक से लेके बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया, जिनके हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी होनी चाहिए कि क्या है, उनके एग्रीमेंट होने चाहिए मुख्तलिफ
उन एप्लीकेशंस बनाने वाले सोशल मीडिया की उनके इदारों के साथ पाकिस्तान में अभी तक ऐसी चीजें नहीं हुई। हमारे टिकटॉक के साथ, स्नैपचैट का, इन सब के साथ क्या एग्रीमेंट है, सवाल ये पैदा होता है। तो पार्लियामेंट का जो काम है पाकिस्तान में वो होता ही नहीं है। हमें एक दिन खबर मिलती है फलानी आ गई है तरमीम, कल को 18वीं की दफा भी यही हुआ था, पीपल्स पार्टी ले आई थी। और अजीब बात यह है कि हमेशा पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त होती है जब भी कोई तरमीम आ रही होती है, और बाद में फिर परेशान भी पीपल्स पार्टी वाले ही सबसे ज्यादा घूम रहे होते हैं कि हम ले तो आए हैं लेकिन हमने क्या किया है, उनको समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला बेहतर करे अगर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत सारी तरमीम ले आए, बहुत सारी कानून साजियां कर लें, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का आम शहरी कहां तक उससे फायदा उठा रहा है। अगर चीजें नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है आपकी पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बनी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। वहां लोग सिर्फ अपने थाना कचहरी देखने के लिए एमएनए बनते हैं, एमपीए, इसके अलावा मकासद ही कोई नहीं है। तो राजा काशिफ साहब, ऐसा क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो तरामीम होती है वो अपने मकासद के लिए की जाती है? देखिए, तरामीम, अगर मैं आइन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मुकद्दस चीज है। और तारीख में जिसको हम पहला कानून भी जिसको हम कहते हैं, हम्मुराबी का जो हम कहते हैं कि उसमें जो तख्तियां निकली थी, हम्मुराबी का हाथ बढ़ा हुआ है और वो सूरज देवता से कानून ले रहा है। अगर हम कानून की बात करें रिटन, और कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन एक समझने के एक लॉ ही होता है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क को चलाने का कानून है बेसिकली। इवन कि आप देखेंगे जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, तो बदकिस्मती ये है कि अदालतें बैठ के ये तय कर रही थी, नवाज शरीफ को जब निकाला गया, सादिक अमीन की चीजें जो चलती रही 62-63 की तशरीह करना, अगर कानून में चीजें नहीं है तो उस 62-63 पे मुस्लिम लीग नून को काम करना चाहिए था कि इसकी डिटेल तय करती, क्योंकि आइन में वो चीजें तफसील से नहीं थी। जो चीजें तफसील से ना हो, अदालत का काम नहीं है कि वो अपनी तरफ से तशरीह दे, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जो कानून बना है उसकी मजीद तशरीह पार्लियामेंट के जरिए ही होनी चाहिए, जो नहीं हुई। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून तरक्याती काम तो करती है, लेकिन कानून साजी आइन के हवाले से मजीद बेहतरी, क्योंकि 73 के आइन को अगर हम टाइम की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा वक्त बनता है, ये कोई 50 साल गुजर चुके हैं, और 50 साल के बाद मेरे ख्याल में आइन में मजीद तरमीम आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ जो पिछली भी चीजें हैं उनमें भी बेहतरी होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो फिर तो बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क एक जिंदा चीज है, मूव कर रही है, वो मूव कर रहा है, एक स्टेट आगे बढ़ती है, और आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आती हैं बाय द टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कानून साजी हो रही है, और मेरे ख्याल में मजीद कानून साजी भी होनी चाहिए जिसके जरिए अवाम को बेहतर सहूलियात मिल सके, और जो सोशल कॉन्टेक्ट हम कहते हैं, जो रूसो का सोशल कॉन्टेक्ट मशहूर था, तो सोशल कॉन्टेक्ट में बेहतरी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सियासी पार्टीज की अगर बात करें, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की बात करें या हम बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पीपल्स पार्टी को इस जो 27वीं तरमीम है उसके लिए हिमायत के लिए दावत भी दी है। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 27वीं तरमीम की शिक 243 के हवाले से भी बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं, वो वाज़ेह तौर पर अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो बताते हैं कि 243 जो शिक है उसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम है वो ज़रूरी होती है। ऐसे में वो कहते हैं कि ये जो 243 है उसका मकसद है कि आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और इसे तस्लीम करना है। सर, किस तरीके से देखते हैं? आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस आती हैं तो आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर है, और इस वक्त जो ये बात हो रही है वो 243 की हो रही है, तो 243 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंडमेंट करने के लिए क्यों ज़रूरी है? अच्छा, देखें, अगर कोई हो रही है और अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बात ट्वीट में की है कि ये वाली चेंज होगी या होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो अवाम को ये ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं, सवाल ये है। क्योंकि ये चीज तो उनको पार्लियामेंट में ले जाके करनी है ना। देखिए, जो पार्लियामेंट की बातें हैं वो पार्लियामेंट में अच्छी लगती हैं, और ये ट्वीट के जरिए बातें ये नहीं होती। या तो आप डिबेट कर रहे हो, क्या चेंजेस आप करना चाहते हैं आप कर लें, वो मसला ये नहीं है कि चेंजेस क्या हो रही हैं, मसला ये है कि ट्विटर के जरिए आप जो चीजें अवाम में शेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आपने डिबेट करनी है ना। देखें,
जो डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए वहीं पे अच्छी लगती है, वो ट्विटर पे या किसी और फोरम पे नहीं होती अच्छी। आप कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, आप जाएं पार्लियामेंट में, आप कर लें, आपको किसी ने रोका तो नहीं है ना। आपको जितनी मेजॉरिटी चाहिए वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप कर लेंगे। तो लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए जो नहीं हो रही। जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी कानून साजी की जरूरत है, बहुत कुछ होना चाहिए। सिर्फ पीका एक्ट तो ये कहता है ना कि किस तरह से शख्सी आजादी है, क्या चीजें, किसी की किरदार कुशी ना हो। अगर हम पुराने पे भी चले जाएं तो डिफेमेशन लॉ ऑलरेडी इन्हीं चीजों की तरफ जाता था ना, जो शख्सी यू कहते क्या हरफी जाला उर्फी कुछ ऐसे ही लफ्ज कहलाता था, बड़ा मुश्किल सा वो टर्म थी। तो डिफेमेशन लॉ तो यूरोप में तो वही चलता है ना। डिफेमेशन लॉ किसी के बारे में आप ऐਵੇਂ ही बैठ के नहीं कह देते। जैसे इमरान खान ने बातें की कभी 35 पंचर, अदालत में जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी वो तो सियासी बयान था। तो पाकिस्तान तो की बदकिस्मती है कि सियासी बयान ज्यादा चल रहे हैं। और बहरहाल इसके तरमीम या बाकी चीजों के हवाले से यही कहूंगा कि पार्लियामेंट की चीजें पार्लियामेंट में जाए, डिबेट करें और उसके बाद आप उसको मंजूर अच्छा, करें। लेकिन ओपोजिशन जो है वो इस 27वीं तरमीम से नाखुश होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने सवाल किया है, कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, आइन के साथ क्या साजिश हो रही है। उनके सवालात हैं, वो कह रहे हैं कि जिन शिकों पर तरमीम की बात हो रही है वो 1973 की आइन और 18वीं आईनी तरमीम को तबाह करती है। सर देखिए, ये सियासी बयान देना ना जी मैं समझता हूं कि वक्त का ज़िया है। चाहे पीटीआई का कोई हो या पीपल्स पार्टी के बिलावल ने अगर वहां पे ट्वीट कर दी, ये ट्वीट करना और रद्द अमल देने की नहीं है। आप तरमीम ला रहे हैं, पार्लियामेंट में पेश कर दें, उस पर बहस होती है। ओपोजिशन को अगर किसी चीज पे एतराज है उस पर डिबेट करें, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो पास करा लेगा, मेजॉरिटी वालों के पास नहीं होगी, नहीं पास करा सकेंगे। पास या फेल होने का मसला नहीं है। डेमोक्रेसी ये है कि डिबेट होती है और पार्लियामेंट के अंदर होती है। यानी कि मैं नेशनल असेंबली में इससे पहले जाके जब मैं बैठा हूं, मैंने चीजें देखी हैं। मुझे तो बड़ी हैरत की बात ये लगती है कि बहुत से ऐसे अरकान असेंबली हैं जो घंटों गुफ्तगू कर सकते, बातें भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सारी गुफ्तगू में अगर आप बात करें अवाम के हवाले से क्या चीज है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ज्यादा गुफ्तगू करना, बोलना, उससे बेहतर है कि आप टू दी पॉइंट चीजों को लेके चलें। और आप ये सोचें कि पार्लियामेंट में अरकान असेंबली जब मुंतखब होके आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन में अरबों रुपए का खर्चा किया हुआ है और ये अरबों रुपए का खर्चा अवाम के टैक्सों से ही दिया जाता है, ये कहीं और से पैसे नहीं आते। फिर उसके बाद जो कौमी वसाइल खर्च करके आपने उनको मेंबर असेंबली बनाया है, वो महीने के पैसे भी अच्छे ले रहे हैं, सहूलतें भी दे रहे हैं, जहाजों के टिकट भी ले रहे हैं। तो अब उनका काम है ना कि असेंबली में बैठ के ये सारी चीजें करें। और ये नहीं है कि बैठ के जी हमें एतराज है, एक कह रहा है कि मैंने ट्वीट पे कह दिया कि ये चीज होनी, ये चीज होगी। भाई जो होगी वो पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट की बातें पार्लियामेंट में अच्छी लगती हैं, असेंबली की बातें असेंबली के अंदर अच्छी लगती हैं। ये जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है बतौर तजियाकार कि ये सारी की सारी ला हासिल बहस है। असल बहस होनी है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, पार्लियामेंट की अगर बात करें, वहाँ हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 237 जो वोट हैं वो तो उनकी हिमायत में मौजूद है, जबकि दरकार जो वोट है वो 224 है। तो इस तरीके से तो हमें लगता है कि 27वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। लेकिन ऐसे में जो अली जफर ने कहा है, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ताकत लेकर आईनी अदालत बनाई जाएगी, तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी वापस ली जा रही है और NFC में सूबों के इख्तियारात वापस लेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए कुछ इख्तियारात सदर से भी लिए जाएंगे। तो सर इससे मुल्क को क्या फायदा होगा? देखिए, अगर कुछ चीजें होने जा रही हैं, 18वीं तरमीम 2010 में आगे 15 साल हो गए ना, आप मुझे बताएं कि क्या फर्क पड़ा? सूबों के पास जो पावर्स गई, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी? पाकिस्तान में मसला यह है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे। कौन कर रहा है मुझे बताएं? जो कानून साज इदारे हैं वहां कानून बनाने के बजाय वो थानों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। वो बैठ के थानों में SHO कौन सा लगेगा, पटवारी कौन सा तब्दील होगा,
और ट्रैफिक पुलिस में किस तरह काबू करना है, महकमों को किस तरह ताकत से चलाना है, क्या चीजें करनी है। जब ये सब चीजें होंगी तो पार्लियामेंट तो अपना काम ही छोड़ देगी। एक एमएनए आप मुझे बताएं या एक एमपीए बताएं, वो क्या करता है? वो वोट से आता है, सब कुछ आता है। आप देख रहे हैं ना, फाशिज्म है ना ये, कि आप पीटीआई का देख लें कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है तो वो फैसले करेंगे, मुलाकात होगी तो हम बैठ के काबीना बनाएंगे। आप मुझे बताएं, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर क्या उसका चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, क्या उसका बानी इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल में सियासी पार्टी ज्यादा अहम है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान में कौन सी सियासी पार्टी है जिसके पास स्ट्रक्चर है? अगर हम बात करें मौजूदा दौर में, जमात इस्लामी के अलावा कौन सी पार्टी है पाकिस्तान में? ठीक है, जमात इस्लामी को वोट बैंक नहीं बनता, वोट नहीं मिलते, लेकिन जमात इस्लामी अपनी शूरा, एक जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसके जरिए फैसले करती है, वाहिद आदमी नहीं करता। अमेरिका में अमेरिका का सदर वाहिद आदमी नहीं है जो फैसले करेगा। आप देखेंगे वो फैसले भी जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, वहां से तय होते हैं कि क्या चीजें होनी है नहीं होनी। तो जमहूरियत ये होती है। माजरत के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ? कौन सी पार्टी है जो कह रही है कि हम उसके सरबराह के फैसले की बजाय उसकी जो अंदर कमेटियां वो फैसले कर रही होंगी? तो पीटीआई में तो ऐसा हुआ ही नहीं। जिस ख्वाबों के साथ आई थी, लोग तो वो वाली बातें, हम शेर सुनाएंगे कि हम पता नहीं हुब्बे इमरान में मारा जाऊंगा, तो मारा क्या जाऊंगा? लोग मारे गए हैं भाई हुब्बे इमरान में। इमरान की मोहब्बत में तो लोग तबाह हो गए हैं। कि आज जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो कल भी मुझे एक साहब कह रहे थे, हमें तो लगता था इमरान खान लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, इतना बड़ा बना दिया गया था स्टैचू। लेकिन जब नून लीग को हमने काम करता देखा पंजाब में और जिस तरह तरक्याती प्रोजेक्ट होते देखे, तब हमें पता चला कि नून लीग भी कोई सियासी पार्टी है। और नून लीग को जिस तरह खड्डे लाइन लगाया गया था मियां नवाज शरीफ को 2016 में, वक्त ये साबित किया कि आप नून लीग के अलावा चल भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है नून लीग मुहिब्बुल वतन पार्टी है, उनके लिए पाकिस्तान सबसे अहम है। हाँ, ये पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि अवामी मसाइल को हल करना अहम वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजा काशिफ जंडुआ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि 27वीं तरमीम का ये मामला है जहां हम ये देख रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ तरमीम लाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है, लेकिन इससे आम आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है ये एक सवालिया निशान है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम है, आगे क्या मुहरकात होंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत वाहिद साहिबा, पीटीआई साहब का ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा जी, नुसरत वाहिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि अपने प्रोड्यूसर से पूछें, लेकिन ओपोजिशन ने सियासी जो जमातें हैं उनमें जो ओपोजिशन है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सिर्फ चहमा गोई नहीं की जा रही बल्कि मुखालफत की गई है। वो ये कह रही हैं, पीटीआई के सेनेटर अली जफर के सेनेट इजलास से खिताब करते हुए सवाल किया है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब देना अभी बाकी है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुसरत वाहिद साहिबा, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहिबा, तमाम सूरत हाल सबके सामने है। अब जो बात हो रही है 18वीं तरमीम हो गई, फिर 26वीं तरमीम की बात होती थी, अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? ओपोजिशन में डेफिनेटली आप लोग हैं और आप लोगों की जानिब से मुखालफत भी की जा रही है, क्यों मुखालफत की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, ये आईनी तरमीम जो है वो अभी से नहीं, 1973 में ये आइन बना है और उसके फौरन बाद से तरमीम शुरू हो गई। यानी पहली और दूसरी तरमीम तो ये थी कि मशरिक़ पाकिस्तान का नाम हटाया जाए यहाँ से, और नंबर 2 ये था कि कादियानियों को मुसलमान खत्म, मतलब उनके मुसलमानियत खत्म हो गई थी और उनको जो भी उनका सेक्टर है वो बना दिया गया था। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ये भुट्टो साहब ने की, खुद सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए और आगे लेके चलने के लिए। लेकिन आपको पता ही है कि किस तरह वो ज़ियाउल हक साहब आए और क्या हुआ सब कुछ। फिर उसके बाद जितनी तरमीमें हुई वो सब डिक्टेटर्स ने की, यानी ज़ियाउल हक है, मुशर्रफ है और पता नहीं कौन कौन बीच में आया और गया, ये सब तरमीम करते रहे। फिर 26वीं तरमीम आती है और उसमें जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है
कि किस तरह 26वीं आईनी तरमीम को बनवाया गया, एक्नॉलेज करवाया गया, कि हमारे लोग असम्बली से उन्हें उठाया गया, पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उनको ब्राइब किया गया और किस किस तरह की चीज़ें हुई और आखिरकार वो मंजूर हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा रोल था उसमें। एक कुछ घंटे के लिए पीपल्स पार्टी जाती थी, फिर नून लीग जाती थी, फिर पीटीआई जाती थी और उनसे मुज़ाकरात कर रही होती थी और फिर यहाँ तक हो गया कि उनका कुक वो आवाज़ार हो गया। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं इतना खाना नहीं पका सकता। फिर सुबह से लेके रात के 1-2 बजे तक एंटरटेन करना पड़ा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। और डिस्पाइट मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ भी कहा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आखिर में किसी बहुत छोटी सी चीज़ के लिए वो एग्री हो जाते हैं, इस पे वो एग्री हो जाते हैं। तो इसी तरह जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद एक्चुअली जो हमारी अदालतें हैं उनका रोल खत्म हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह क्या अदालतें, उनकी अथॉरिटी क्या है, कुछ भी वो कर नहीं पाते। अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर भी दें कि ये करना है, ये करना है, वो बाहर जाके खत्म हो चुका होता है। जिस तरह खान साहब से मुलाकात का था, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए वहाँ से और आके उनको मिलने नहीं जी किया, फिर उन्होंने अदालत को अप्लीकेशन दी, उन्होंने इजाज़त दे दी और वहाँ से जब वहाँ पहुँचते हैं वो अडयाला जेल, तो वो सुपरिटेंडेंट मोर पावरफुल है अदालत से ज़्यादा। गर्दन हिला के कहता है मैं तो नहीं मिलने देता। और इस तरह 1, 2, 3, 4 एफर्ट कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बताने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ आईनी तरमीम की वजह से हुआ है। अगर ये 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो शायद अदालतें अभी भी पावरफुल होती। अब 27वीं इन्होंने करनी है, उसमें शायद कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिसमें उनको एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए। जैसे 18 अमेंडमेंट थी जिसमें सूबों को पैसे दिए जाते थे, जिससे वो काफ़ी हद तक अपने सूबों का काम कर सकते थे और करना चाहते तो, क्योंकि यहाँ पे तो होता नहीं है ना, यहाँ पे तो पैसा मिलता है तो वो सबका सब अपनी जेबों में चला जाता है और पता नहीं चलता। सूबा हो वो जो भी सूबा हो वो बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही रहता है और बल्कि कई साल से बुरी हालत में चला जाता है। तो वो एक अमेंडमेंट वापस लेनी है, सारी फेडरल को ही देना है पैसा और फिर वो जितना देना चाहेगी देगी, जितना नहीं देगी। उसके अलावा और 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन सॉरी, उसमें जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक होगा वो ये कि अदालतों के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया वो भी खत्म हो जाएगा और एक आईनी तरमीम आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसका सुनवाई सरबराह किसी और को, जो रिटायर हो चुके हैं साहब, उनको बनाया जाएगा। तो उसके बाद पता नहीं मुल्क का क्या बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि अगर सीधा सीधा माशाल्लाह आ जाता है ना तो उससे फिर भी शायद चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर रहती हैं कि वो दुनिया को पता होता है कि यहाँ पे जी आर्मी की हुकूमत है और वो इस तरह भी कर रही है। अब यहाँ पे अथॉरिटी सारी उसके पास होगी आर्मी के ऊपर, और बल्कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी जगह पे जो भी जनरल साहब होंगे वो तमाम फोर्सेस के सरबराह होंगे, वो यानी नेवी के भी और एयरफोर्स के भी और आर्मी के भी वो सरबराह होंगे। अब वो जिस तरह मर्जी चाहें इसको चला लें और उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने का नतीजा है, शुबा है, नतीजा नहीं शुबा है कि उससे बहुत चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे बहुत सारे लोग इंतज़ार में होते हैं, यानी इनसे नीचे जो भी जर्नल होगा वो इंतज़ार में होगा, ये हटेंगे तो मैं ये बनूंगा, और फिर उसके बाद उनके नीचे वाला उस हिसाब से उसके, यानी बहुत सारे लोगों की एक लाइन में लगी हुई जो तरक्की। लेकिन आपको नहीं लगता नुसरत वाहिद साहिबा कि ये एक अच्छा इकदाम भी हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं बुनियादी मरसूस देख लें, हम मुख्तलिफ ऑपरेशन देख रहे हैं, अभी हम जंगें देख रहे हैं, हमने 3 से 4 जंगें जो है वो जीती हैं और ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ही वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो अचीवमेंट्स है वो सामने आई है। तो ऐसे में तो रिवॉर्ड्स देने चाहिए ना, और किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक रखता हो इसमें कोई इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए। अभी जंगें हुई हैं, इसमें आपको अगर याद है थोड़ा सा भी, अभी जो कुछ भी हुआ था कि इंडिया की तरफ से आया था कि हम दहशतगर्दों को ड्रोन से मारेंगे, और यहाँ की किसने इजाजत दी थी कि वो ड्रोन हमले इस्तेमाल करें हमारे मुल्क के अंदर? उन्होंने कह के ये हमारे एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, और 1, 2, 3 जब नूर खान एयरपोर्ट पे हुआ, ये मलीर वाले एयरपोर्ट पे हुआ, तो इनकी समझ में आई कि हो क्या रहा है असल में, कि वो सारे हमारे एयरपोर्ट ब्लॉक कर देगा, ख़राब कर देगा, जिससे हमारे जहाज उड़ नहीं सकेंगे, और उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा होगा तो होगा। उस वक्त
जाहिर है तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से, लेकिन स्पेशली एयरफोर्स के उससे जो जहाज उड़े हैं, जाके उन्होंने उनके जहाज गिराए हैं और इस तरह जंग बंदी फौरन डोनाल्ड ट्रंप साहब सूरत में आगे आ जाते हैं और बंद करवा देते हैं। तो वो एक्चुअली वो जो सिचुएशन थी ना, उसमें सिर्फ आर्मी की वजह नहीं है, उसमें तीनों फोर्सेस हैं और करने वाले एक्चुअली एयरफोर्स के लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। तो इससे हम मतलब इससे आप क्या कह रहे हैं कि एतराज नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर ये जमहूरी मुल्क है, इससे सबसे पहला हक जो है वो अवाम का है। ठीक, आप तो फौज है ना, आप जो भी हमारा सुप्रीम कमांडर है, जिस तरह मुमलकत है, उसके नीचे आते हैं आप, उनके हुक्म आपको मानना चाहिए। आप ऑल इन ऑल नहीं हैं। तो जब आप ऑल इन ऑल नहीं हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि आप पूरा मुल्क आपके अंडर आ जाए और जो सदर मुमलकत है वो सिर्फ ऐसे आप समझें कि एज ए स्टैचू बैठा हो या पपेट बैठा हो? है तो अभी भी खैर वो इसी हालत में, लेकिन उसके बाद ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के लिए अच्छा साबित हो रहा होगा। हम खामखा की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये जो मुखालफत की आपने बात की, मैं इसी पे बात करना चाहूंगा कि अवामी तासुर सामने जो है वो पेश किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली बात यही सामने आती है कि जहां पीटीआई की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है और उसमें आप लोग नफी करते हैं, तो ये दोबारा से उसी बात की हामी के अंदर बात आ जाती है कि जी जनाब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। देखिए, एंटी स्टेब्लिशमेंट और स्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको पता है कि इस वक्त जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो फॉर्म 47 के, जो हमारे मिनिस्टर हैं डिफेंस के, ख्वाजा साहब, वो 2 दफा हारे में हैं। पहले, इससे पहले वो हारे थे तो बाजवा साहब के पास गए भागे भागे कि मैं हार रहा हूँ, मुझे जिताइए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। इस दफा वो उस्मान डार की माँ से हारे हुए, और उसके बावजूद उनको इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन दी हुई है कि वो जनरल साहब से भी बड़ी पोजीशन पे है। लेकिन क्या उनके हाथ में से इख्तियार है? इन लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। इस तरह लेकिन देखिए, बतौर सियासी जमात आप 11:30 बजे वो जो तारा साहब हैं वो फरमाते हैं कि मुझे अभी तक मसवदा नहीं मिला या मुझे अभी मसवदा मिल गया है। तो इस बात का क्या मतलब है भाई? तरमीम तो इन्होंने करनी है। मिनिस्टर्स जो हैं इस वक्त बने हुए डिफेंस के या जिस भी चीज के, इन लोगों ने काम करना है कि इनको कहीं से किया कराया मिलेगा। और अच्छा, जैसे आपने कहा नुसरत वाहिद साहिबा की फॉर्म 47 की बात की कि जी जनाब ये लाए गए हैं या इनको लाके बिठाया गया, इसी तरीके से 2018 में भी जब इलेक्शंस हुए तो दूसरी जमातें, जिस तरीके से आपकी जमात कह रही है, इस तरह दूसरी जमातें भी यही बात कह रही होती थी। तो डेफिनेटली अब उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी उसके अंदर जो है वो बनाया हुआ एक बयानिया है। जी, जब खान साहब खड़े हुए थे ना 13 के इलेक्शन के बाद, ये उन्होंने कहा था 4 हल्के खोलो, तो ये वाली बात इन लोगों ने क्यों नहीं की? वहां पे जहां आरटीएस बैठा था वहां से 35 सीटें इनको जिताई गई हैं। वो सीटें सारी पीटीआई जीत रही थी। ये इल्जाम तराशी है कि हम लोगों ने कोई खुदा खासा आरटीएस बिठा के हम जीत गए, क्योंकि उस वक्त हुकूमत में तो नहीं थे हम कैसे जीत गए? या आर्मी ने जिता दिया हमें? बिल्कुल इस तरह की चीज नहीं थी। या जहांगीर तरीन वो लेके आ रहा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और वो जिता रहा था। लेकिन बात ये है कि उसको पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि मतलब आप उसको उसमें लपेट कहीं रख दें कोने में। उन फाइलों को निकालें और देखें कि क्या 18 में हम अवाम की मर्जी के बगैर ऐसे ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं 27वीं तरमीम पे एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि बैरिस्टर साहब का ये कहना था, अली जफर साहब ने कहा है कि पीटीआई 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। तो मुखालफत ही करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरी जानिब देखें वोटों की गिनती तो 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि 224 जो वोट हैं वो इस वक्त दरकार है, लेकिन अब भी 237 जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग भी सड़कों पर निकलेंगे? है ना इन्होंने, आपको पता ही है ना जी, आपको पता है कि 80% सीटें हमारी थी सारी। अच्छा, वो सारी सीटें उनको दे दी, फिर हमारे रिजर्व सीटें दे दी। हम लोगों को तो एक भी नहीं मिली। एमक्यूएम कराची से 1 सीट जीती है, टोटल 1 सीट इस वक्त तो बैठी है वहां पे। हमारे यहाँ NA-247 में से जो साहब एमएनए बन के बैठे हैं वो हमारे फोरम शेर जमान की सीट है। तो ये मतलब इनके हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, इनके पास अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी दी किस तरह की है ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना।
तो जबरदस्ती खींच के हम लोगों से इनको दिया गया है। हम मुखालफत बराए मुखालफत की बात नहीं करते। अगर वो चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रही है, मुल्क के लिए बेहतर हो रही है, बेहतरीन मुल्क के लिए अगर बेहतर है, मुखालफत नहीं करेंगे। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, ये बहुत अच्छी बात की नुसरत वाहिद साहबा, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया कि मुल्क की बेहतरी सबसे अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, और ऐसे में अगर मुखालफत कर रहे हैं तो वो मुखालफत महज सिर्फ और सिर्फ आइनी तकाज़ों और आइन में रहते हुए जो आर्टिकल्स की तरमीम है उनके हवाले से है। किसी किस्म की कोई ऐसी आवाम की फलाह और महबूब के लिए ही तमाम तर सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है साइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो, जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की अपनी अपनी एजेंडे हैं, या हम इसको इस तरीके से कहें कि मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं MK मुझसे तारुक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। साजिद साहब, तमाम तो सूरत सबके सामने और 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी अशद ज़रूरत है इस वक्त 27वीं तरमीम की? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक पाकिस्तान कायम दायम और इंशाल्लाह रहेगा उस वक्त तक आइन के अंदर कानून साजी, तरमीम, अमेंडमेंट होती रहेगी। ठीक है, नए कानून बनेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसके अंदर यकीन कुछ एडिशन होगी, नए अरकान आएंगे या पुराने उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ चीज़ें, फिर ऐड करेंगे, ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है ना, और कोई भी तरमीम, जब किसी आइन में कभी भी तरमीम की जाती है, 26वीं तरमीम आई है, उससे पहले बहुत सारी तरमीम आ चुकी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, तो यकीनन मुल्क की फलाह, बहबूद और कुछ ज़रूरतों को सामने रखकर वो ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तानी समझ रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सवात के अंदर ऑपरेशन किया था तो उस वक्त भी कानून साजी हुई थी। जब पाकिस्तान में फौजी अदालतें बनी थी उस वक्त भी लॉज के अंदर अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है ना, और उनको इख्तियारात दिए गए थे। और इस तरह जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब चल रहा है उसके हवाले से भी कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, और उस पर भी कानून साजी करके और मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे ना कि ठीक है, आप जो पाकिस्तान को तौबात करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो हर जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई काम करने के हवाले से कोई प्लानिंग की जाती है तो सबसे पहले आइन का सहारा लिया जाता है। ठीक है ना, और आइन ही वो वाहिद जरिया है, पार्लियामेंट और आइन वो वाहिद जरिया है, पार्लियामेंट वो जरिया है जो कि आइन कानून साजी करता है किसी मामले पर, ताकि जो भी काम होने जा रहे हैं उसको आइनी और कानूनी प्रोटेक्शन हो। ठीक है ना, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि अभी उसको किसी ने रीड नहीं किया है, उसमें कौन कौन से शक़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान क्या चाह रही है, तो ये इस पर मुकम्मल डिबेट होगी। वो तमाम पेपर्स, वो तमाम जो भी उसके अंदर हुकूमत करना चाह रही है, वो तमाम पेपर्स तमाम पॉलिटिकल जमातों के लीडरान को दिए जाएंगे। फिर वो लीडरान अपनी पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके अंदर सामने उसमें उसके सामने टेबल पर रखेंगे, और उस पर डिस्कशन होगी कि हमें कौन से पॉइंट को सपोर्ट करना चाहिए, या इससे मजीद हमें क्या एडिशन करनी चाहिए, या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि हमें कुछ इस चीज़ें इसमें से माइनस करके और कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो वो जब वो टेबल पर चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस वक्त में हम जो देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं, तो कोई मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, कोई बलाल भुट्टो ने कहा है कि भाई हम पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम अपनी कोर कमेटी में इसको रखेंगे। इस तरह तमाम पॉलिटिकल जमातें तमाम के तमाम चीज़ों को जो भी तरमीम आने वाली है इसको अपनी पार्टी के जो थिंक टैंक है उसको टेबल करेंगे, और उसके बाद फिर डिस्कशन होगी। उसके बाद फिर केस पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। तो इसमें कुछ पार्टी एग्री होंगी, कुछ पार्टी एग्री नहीं होंगी। कुछ पार्टी चाहेंगी कि इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट माइनस कर दिए हैं, कुछ चाहेंगे इसमें कुछ एडिशन कर दिए हैं हो जाए। ठीक है ना, और ये वाहिद मौके पाकिस्तान के अंदर होते हैं कि जब भी कानून साजी होने जा रही होती है या कुछ आइन कोई भी अमेंडमेंट होने जा रही होती है, हुकूमत पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल जमातों की, तो वो यकीन इसी तरह तमाम जमातों के पास जाते हैं
कि जमातें भी अपने लोगों से मशवरा अच्छा करते हैं, राय देती हैं। साजिद साहब, एक जानब हम देख रहे हैं कि जी अब से कुछ देर कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमक्यूएम की जानिब से, जिसमें वो बताया यही गया था कि हुकूमत के इत्तेहादी तो आप लोग हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का खास करके 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई थी। तो क्या अब तक राबते हो चुके? देखिए, वैसे तो बैकग्राउंड में यकीनन पूरे पाकिस्तान को पता है कि मीडिया इस रिपोर्टिंग कर रहा है कि भाई ये 27 तरमीम आने वाली है, ठीक है ना। और इस पर अब हिमायत भी जैसे मुस्लिम मुख्तलिफ जमातों के पास अभी जाएगी कुछ अर्से बाद, और फिर जब आएंगे तो टेबल पे चीजें रखेंगे कि हम क्या चीज लानी चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौन किस बाय लॉज के अंदर हम किस लॉज के अंदर जो आइन के अंदर मौजूद है, जितने भी लॉज हैं, आर्टिकल्स हैं, हम किस लॉज को हम आर्टिकल को छेड़ने जा रहे हैं और इसमें हम तरमीम करने जा रहे हैं या नई एडिशन करने जा रहे हैं। तो जब वो सामने रखेंगे चीज़ों को तो फिर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और मेरे ख्याल में ये वाहिद टाइम होता है पॉलिटिकल जमातों के पास कि जब हुकूमत उनके पास आती है अपने किसी भी हवाले से, अपने काम से, अपने मतलब से, तो फिर पॉलिटिकल जमातें भी अपनी चीज़ें रखती हैं सामने कि भाई देखिए, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आएंगे तो हम तो कराची के डेवलपमेंट की बात हमेशा करते हैं ना कि ठीक है, गिव एंड टेक करें, आ जाए टेबल पे बैठे, हमें कराची में के हालात आप देख रहे हैं। जो कराची के हालात सबको पता है इस वक्त, जो कराची की सूरत हाल सिचुएशन है कि बिल्कुल गाँव गोडो देहातों का मंजर, ये शहर जीता जागता शहर, कल तक रोशनियों का शहर था ये, सही ना। आज अंधेरों में डूबा हुआ शहर है ये, कहीं अगर बिजली नहीं है तो है नहीं वहाँ पर, ठीक ना। रोडें टूटी हुई हैं, ब्रिजेस तक टूटे हुए हैं, अंडरपासेस टूटे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एमक्यूएम जो है भरपूर तरीके से एनएफसी अवार्ड के हवाले से, इसके साथ साथ फंड्स और गवर्नेंस के हवाले से और सूबों के खुद मुख्तियारी और इख्तियारात के हवाले से सबसे ज्यादा बातचीत करेगी, ऐसा ही? बिल्कुल, ये हमारा हक भी है। मैं ये मेरी जाती राय है ना कि एमक्यूएम चीजें रखेगी और रखना चाहिए भी कि ठीक है। जब हमसे किसी का भी आज तक पीपल्स पार्टी का जब भी हमसे मतलब पड़ा, एमक्यूएम से जरूरत पड़ी है, मतलब हुआ, तो वो आ गए, कभी सदर को हमने उनको वोट दिया, कभी उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, लेकिन उन्होंने जब जरूरत पड़ी उनके वज़ीर-ए-आज़म बने, सदूर बने, ठीक है ना। इस तरह पीटीआई की जब जरूरत पड़ी तो हमारे पास चल के आए, लेकिन किसी ने भी कराची के हालात को चेंज नहीं किया। कराची के हालात अगर जिस जमाने में चेंज हुए तो वाहिद दौर मुशर्रफ साहब का दौर था कि उन्होंने भरपूर फंडिंग कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टॉप किया। सजाद साहब, दूसरी जानिब जो है वो 27वीं तरमीम की जहां बात हो रही है, जैसे 26वीं तरमीम की बात होती थी तो 27वीं तरमीम की भी बातचीत होती रही है। ऐसे में इस वक्त फैसल वाडा की मुलाकात हुई है फजल रहमान साहब से और उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम तो हो ही जाएगी, 28वीं तरमीम की बात करनी चाहिए। आप इस मौके को किस तरीके से देखते हैं? अभी सवाल से फैसल वाडा मैंने देखा है, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, थोड़ी उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, तो ठीक है। और अगर हुकूमती नुमाइंदगी के तौर पर जा रहे हैं तो या गवर्नमेंट उनको भेज रही उनके पास, तो ठीक है, जाना चाहिए उनको। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी कोई ऐसा भी इशारा नहीं दिया कि मैं सपोर्ट करूंगा या मुखालफत करूंगा, ठीक है ना। अभी बात दरमियान में है कि ठीक है, उनकी बात सुन ली वाडा की, फैसल वाडा साहब की बात सुन ली उन्होंने, पैगाम हुकूमत का लाए, ठीक है, सुन लिया। वो फैसला फिर तमाम पॉलिटिकल जमातें बादी में करेंगी ना कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये भी कुछ दिन में 4, 5, 6, 7 दिन में वाज़ेह हो जाएंगी चीजें, और पार्लियामेंट का इजलास भी होने जा रहा है, सही ना। तो सेनेट का इजलास 7 नवंबर को होगा जिसमें तमाम तर सूरत हाल सबके सामने आएगी। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया 27वीं तरमीम के हवाले से, और बात वही है कि साजिद साहब के आइन की पासदारी हर अव्वल और आखिर पर लाजम और मलजूम है। वहीं दूसरी जानिब तरामीम का मकसद आवाम की फलाह और बहबूद है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। ज़िंदगी हालात ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह होगी कल आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।